सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5। अब ये कंप्लीट वन शॉट होने वाला है यूनिट नंबर 5 का, जिसमें हम यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे यहाँ पे कवर करने वाले हैं, राइट। सो यूनिट का नाम है अपना यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर्स। ध्यान से सुनना, शांति से सुनना। अब बेसिकली क्या है, देखो, अगर पहली बात अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्यूशन परचेस नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, अभी भी आपके पास टाइम है ना। एक बार देख भी लोगे ना तो वहां से हो सकता है और अच्छे नंबर आ जाए, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेस कर सकते हो। अब ध्यान से समझो, आराम से समझो, ठीक है। सबसे पहली बात, मल्टी प्रोसेसर्स के बारे में अपन ओवरऑल इस यूनिट में बात करने वाले हैं। अब ये मल्टी प्रोसेसर्स क्या होते हैं वो देखेंगे, तो आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। देखो, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, थ्योरी है, डायग्राम है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे कंटेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप यहाँ पे आराम से समझ सको, एकदम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ सको, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आराम से देखो क्या पढ़ा रहा हूँ, आराम से सुनो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे व्हाट इज अ मल्टी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर होता क्या है, तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोसेसर क्या होता है। तो देखो, प्रोसेसर क्या होता है भाई, प्रोसेसर क्या है, सीपीयू है, जो यहाँ पे मेन यहाँ पे ब्रेन होता है कंप्यूटर का। सीपीयू क्या होता है, यहाँ पे ब्रेन होता है कंप्यूटर का, राइट। तो मेन काम यही करता है। तो प्रोसेसर क्या है, सीपीयू है। ये चीज आपको क्लियर होगी, जो क्या करता है, सारी जितनी भी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर के अंदर, सारे कौन करता है, सीपीयू ही तो करता है। ये सिंपल सा आपको पता चल गया प्रोसेसर क्या होता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि मल्टी प्रोसेसर क्या होता है, तो मल्टी प्रोसेसर का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे जैसे नॉर्मली एक प्रोसेसर काम करता है एक कंप्यूटर में, अगर यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसर्स, मतलब यहाँ पे दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर्स काम करें एक साथ, है ना, वर्क टुगेदर, एक साथ काम करें, तो उसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर्स, राइट। तो सिंपल सा ये है, मल्टी प्रोसेसर का मतलब होता है कि बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये अपना यहाँ पे क्या है, ये सीपीयू 1 है, देन सीपीयू 2 है, सीपीयू 3, सीपीयू 4, इस तरीके से मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, राइट। और वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साथ में काम कर रहे हैं, वर्क टुगेदर। और यहाँ पे जरूरी नहीं एक काम कर रहे हो, ये अलग अलग काम भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये अपना यहाँ पे रहता है, ठीक है। अब उसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे कि वाई वी यूज मल्टी प्रोसेसर्स, हम एक्चुअल में मल्टी प्रोसेसर्स का यूज क्यों करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या रीजन है उसके। सबसे पहला यहाँ पे इंक्रीज स्पीड, भाई हम स्पीड बढ़ाने के लिए उसका यूज करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अगर हमें ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, अगर हमारा टास्क जो काम है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर्स का यूज करेंगे, तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, मतलब अगर मुझे यहाँ पे 3-4 काम एक साथ करवाना है तो भी मैं यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर्स का यूज करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे रिलायबिलिटी को यहाँ पे क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। देन यहाँ पे शेयर सिस्टम रिसोर्सेस, तो सिस्टम के रिसोर्सेस को यहाँ पे शेयर करने के लिए। तो ये सारे रीजंस हैं मल्टी प्रोसेसर्स का यूज करने के। ये सिंपल सा डायग्राम बना सकते हो। बीच में क्या है, यहाँ पे शेयर मेमोरी, मतलब ये क्या करते हैं, जैसे मेमोरी तो भाई अपनी फिक्स है ना, अब मेमोरी तो मल्टीपल हो नहीं सकती। मल्टीपल मेमोरी सुना है क्या कभी, नहीं सुना ना। तो मेमोरी एक होगी, यहाँ पे जैसे मान लो ये मेरी क्या है, मेमोरी है। अब यहाँ पे बहुत सारे अपने क्या होंगे, प्रोसेसर्स होंगे। अब वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे मेमोरी को, मतलब इसी मेमोरी को क्या करेंगे, यूज करेंगे सारे प्रोसेसर्स एक साथ। ये सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से डायग्राम बना देना। ऑल राइट, सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो अपन बात करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर्स। तो इसकी एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो सिंपल सा समझो, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, मल्टीपल प्रोसेसर्स। तो यहाँ पे देखो, अब मल्टीपल सिस्टम्स कंटेन 2 और मोर प्रोसेसर्स। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि मल्टीपल सिस्टम का मतलब क्या होता है, भाई 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसर्स उसमें काम कर रहे हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। टास्क एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना। देन उसके बाद यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग,
अब देखो एक प्रोसेसर एक टाइम पे एक काम करेगा, तो मल्टीपल प्रोसेसर्स भी अलग अलग काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी ना, मतलब बहुत सारे काम एक टाइम पे हो जाएंगे। तो यही होता है अपने यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब यहाँ पे एक ही टाइम पे सेम टाइम पे क्या होंगे, बहुत सारे वर्क्स यहाँ पे हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से होता है, इससे क्या होंगे, हमारे वर्क्स कंप्लीट हो जाएंगे फास्ट तरीके से, ज्यादा एग्जीक्यूशन होगा हमारा, है ना। देन यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस, तो हाई परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जैसे अगर बहुत सारे प्रोसेसर्स एक साथ काम करेंगे, भाई देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आप अकेले हो, है ना, आप यहाँ पे एक कंपनी, आपने सोचा मुझे एक कंपनी स्टार्ट करना है, अब आप अकेले इस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो आप कितना ही आगे जा पाओगे, यहाँ तक जा पाओगे ज्यादा से ज्यादा, ये लेवल है आपका। बट अगर आपने अपनी टीम बना ली, अगर आपने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक साथ कर लिया, मतलब एक तरीके से आप प्रोसेसर हो, बहुत सारे प्रोसेसर और लेके आ गए, तो अलग अलग लोग अलग अलग काम करेंगे, तो आप यहाँ से फिर यहाँ तक जा सकते हो, है ना। ये चीज होती है यहाँ पे, किस में, यहाँ पे टीम वर्क में। तो यही चीज है यहाँ पे कि सीपीयू भी क्या कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको क्या करना है, मल्टीपल प्रोसेस को यहाँ पे, मल्टीपल जो अपने एग्जीक्यूशन होते हैं उनको परफॉर्म करना है, ठीक है, टास्क को कंप्लीट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे रिसोर्सेस शेयरिंग, तो बेसिकली क्या होता है, ये रिसोर्सेस को शेयर करते हैं, जैसे मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस और डेटा, तीन रिसोर्सेस होते हैं यहाँ पे, तो ये सब क्या करते हैं, शेयर करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लोड शेयरिंग, लोड शेयरिंग का मतलब होता है यहाँ पे कि जितना भी काम होता है ये क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। जैसे मान लो कंपनी है, ठीक है, एक ग्रुप है, उसको यहाँ पे कोई टास्क मिला, तो उसने क्या बोला, भाई यहाँ पे पर्सन 1 है, उसने बोला भाई इतना काम तू कर ले, पर्सन 2 है, उसने बोला इतना काम तू कर ले, पर्सन 3 है, उसने बोला इतना काम तू कर ले। तो ये काम जल्दी हो जाएगा, भले काम बहुत ज्यादा है लेकिन काफी जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काम को डिवाइड कर दिया अलग अलग पर्सन्स में। ये सिंपल सी चीज यहाँ पे होती है, राइट। सो यहाँ पे ये देखो, प्रोसेसर्स नंबर 1 यहाँ पे हैंडल टास्क 1, देन यहाँ पे दूसरा कोई हैंडल कर रहा है टास्क 2, इस तरीके से चीजें होती हैं। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात करें तो सारे जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो क्या करके रखते हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं, ताकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डेटा और इंफॉर्मेशन शेयर हो सके, है ना, सारी चीजें यहाँ पे हो सके। देन उसके बाद यहाँ पे रिलायबिलिटी, सो रिलायबिलिटी यहाँ पे देखो, इफ वन प्रोसेसर हैज अ प्रॉब्लम, अगर यहाँ पे एक प्रोसेसर खराब हो गया, जैसे मान लो एक यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप में यहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स हैं, है ना, बहुत सारे पर्सन्स हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स हैं मतलब बहुत सारे सीपीयू है, राइट, मल्टीपल सीपीयू। अगर मान लो एक पर्सन की तबीयत खराब हो गई या फिर एक सीपीयू खराब हो गया, तो क्या बाकी लोग काम बंद कर देंगे? या फिर ऐसा तो होगा नहीं कि भाई पूरा काम रुक जाएगा। अगर एक पर्सन की तबीयत खराब है या फिर वो नहीं आ सकता, तो बाकी लोग तो काम करेंगे ना। यही चीज होती है रिलायबिलिटी, एक को प्रॉब्लम हुई तो बाकी यहाँ पे काम करते हैं, तो वो काम हो जाता है ना। अब यहाँ पे देखो, 1 लाइन फॉर रिवीजन। सो सबसे पहली बात, मल्टीपल प्रोसेसर्स का मतलब होता है मल्टीपल सीपीयू प्लस पैरेलल प्रोसेसिंग प्लस यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग प्लस हाई परफॉर्मेंस। तो ये चीज होती है अपनी यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर्स में। क्लियर है आपको, ये चीज समझ में आ गया मल्टी प्रोसेसर क्या होता है। अब उसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी प्रोसेसर्स। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना। तो सिंपल सा समझो, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर्स, राइट। तो यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सिंपल सा देखो यहाँ पे, द स्ट्रक्चर ऑफ अ मल्टी प्रोसेसर सो हाउ मल्टीपल प्रोसेस आर कनेक्टेड with memory input output devices so that they can work together, right। तो ये सिंपल सा बताता है कि कैसे ये मेमोरी के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ आपस में कनेक्टेड रहते हैं और कैसे ये काम यहाँ पे साथ में कर पाते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे देखो मेनली यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं, मतलब ये यहाँ पे प्रोसेस होती है, स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स, राइट, मतलब सॉरी मल्टीपल प्रोसेस, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, राइट। तो बहुत सारी प्रोसेस पे काम किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे सेकंड है इंटर कनेक्शन नेटवर्क। इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक इंटर कनेक्शन बना होता है, अंदर ही अंदर कनेक्शन बना होता है सब में, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे शेयर मेमोरी। तो ये क्या करते हैं, मेमोरी को शेयर करते हैं, चाहे यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस हो उसको भी शेयर करेंगे और यहाँ पे मेमोरी हो उसको भी शेयर करेंगे, राइट। क्योंकि प्रोसेसर्स बहुत सारे हैं, मेमोरी तो एक ही है ना, तो उसको शेयर करनी पड़ेगी, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे ये भी अपना सिंपल सा रहता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी क्या होते हैं, शेयर होते हैं, राइट।
तो इस तरीके से चीजें चलती है, स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये प्रोसेसर 1 है, प्रोसेसर 2 है, प्रोसेसर 3 है। अब क्या है, ये इनके बीच में यहाँ पे इंटर नेटवर्क कनेक्शन है, ठीक है। इंटर कनेक्शन है नेटवर्क का मतलब अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो क्या हो रहा है, ये मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम है तो आप ये बना सकते हो सिंपल सा। ये क्या है, डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं, मेमोरी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, है ना। सो ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद यहाँ पे देखने वाले हैं अपन मल्टीपल प्रोसेसर्स होते क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा समझो, अ मल्टीपल सिस्टम्स कंटेन 2 और मोर प्रोसेसर्स, ईच प्रोसेसर्स कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोसेसर 1 है, प्रोसेसर 2 है, प्रोसेसर 3 है। भाई एक प्रोसेसर यहाँ पे टास्क 1 कर रहा है, एक कर रहा है टास्क 2, एक कर रहा है टास्क 3। तो यहाँ पे 3 टास्क परफॉर्म हो रहे हैं और तीनों प्रोसेसर अलग अलग काम को यहाँ पे कर रहे हैं। तो यही तो है यहाँ पे क्या, मल्टी प्रोसेसर्स, और इसी को बोलते हैं यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब एक साथ बहुत सारे काम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये चीजें यहाँ पे। अब उसके बाद बात करें कि इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या होता है, तो सिंपल सा समझो, द इंटरकनेक्शन नेटवर्क कनेक्ट्स द प्रोसेसर्स विथ मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो क्या होता है इंटरकनेक्शन नेटवर्क में, जो यहाँ पे अपने प्रोसेसर्स होते हैं तो वो यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ में, राइट। सो इट प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल, जो कि यहाँ पे डेटा और कंट्रोल सिग्नल्स के लिए पाथ प्रोवाइड करते हैं टू ट्रेवल बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स वहां से क्या कर सके, ट्रेवल कर सके। सिंपल है। सो सिंपल यहाँ पे एग्जांपल देखें, ये है अपना प्रोसेसर, बीच में क्या है, इंटर कनेक्शन नेटवर्क, और फिर अपना क्या है, मेमोरी। तो यहाँ पे एक पाथ बना होता है, ठीक है। चाहे वो यहाँ पे मेमोरी शेयर करना हो, चाहे डेटा शेयर करना हो, एक कॉमन यहाँ पे इंटर कनेक्शन होता है सबके बीच में जितने प्रोसेसर्स हैं, राइट। यहाँ पे देखो ये एक डायग्राम है। सो यहाँ पे ये कॉमन बस का यूज करते हैं, पहली बात तो सब, है ना, कॉमन बस का यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो इनके बीच में क्या है, कनेक्शंस है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक कॉमन पाथ को यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे ये बना सकते हो। अब उसके बाद हम बात करें यहाँ पे शेयर मेमोरी के बारे में। अब ये शेयर मेमोरी क्या होता है, शेयर मेमोरी का मतलब ये होता है कि मल्टीपल प्रोसेसर्स क्या कर रहे हैं, कॉमन मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। सिंपल सी यही चीज है ना। चलो आगे देखते हैं। ये इस तरीके से आप डायग्राम भी बना सकते हो, ये देखो इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो। मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, इनके बीच में यहाँ पे क्या है, कनेक्शन है, और फिर बाद में ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये मेमोरी के क्या है, बैंक्स हैं बहुत सारे, और इनको क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, देखो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, डिस्प्ले हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, नेटवर्क डिवाइसेस हो गया। तो प्रोसेसर्स कैन एक्सेस दिस डिवाइसेस थ्रू द सिस्टम इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर। तो जो अपना यहाँ पे उनके बीच में इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर बना होता है ना, जो उस मतलब मल्टीपल सीपीयू है, जैसे मान लो सीपीयू 1 है, यहाँ पे सीपीयू 2 है, यहाँ पे सीपीयू 3 है। अब इसके बीच में यहाँ पे क्या है, आपस में कनेक्शन बना हुआ है, राइट, यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है। तो अब इसी कनेक्शन के थ्रू ये क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर करते हैं आपस में। तो सब लोग कनेक्ट होते हैं और उसी के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी यूज करते हैं, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, हाउ डज द स्ट्रक्चर वर्क, स्ट्रक्चर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो सिंपल सा समझो, यहाँ पे सपोज वी हैव 3 यहाँ पे प्रोसेसर्स, प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3। हमारे पास 3 प्रोसेसर है। अब प्रोसेसर 1 यहाँ पे कोई टास्क ए कर रहा है, प्रोसेसर 2 यहाँ पे कोई सा बी टास्क कर रहा है, प्रोसेसर 3 यहाँ पे कोई सा सी टास्क कर रहा है। इस तरीके से ये अलग अलग टास्क को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। सो देखो, ऑल प्रोसेसर्स कम्युनिकेट विथ मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट्स थ्रू द इंटरकनेक्शन नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे अपने टोटल प्रोसेसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेमोरी और यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उससे कनेक्टेड हैं एंड कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसके यूज करके, यहाँ पे इंटर कनेक्शन नेटवर्क का यूज करके, जो उनके बीच में आपस में कनेक्शन है ना, उसका यूज करके, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो आप ये बना सकते हो, सिंपल सा प्रोसेसर्स हैं, बीच में इंटर कनेक्शन है, और यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी है। क्लियर है। अब इसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन एंड यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन।
ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन, ये होता क्या है। तो ये जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, प्रोसेसर आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं एक यहाँ पे एक फिक्स कनेक्शन के साथ, जिसको हम बोलते हैं इंटर प्रोसेसर कनेक्शन। ठीक है, तो वो चीज समझते हैं कि इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन एक्चुअल में कैसे होता है। तो सिंपल सा समझो कि सबसे पहले इंटर प्रोसेसर का मतलब होता है बिटवीन प्रोसेसर, राइट, प्रोसेसर्स के बीच में। देन उसके बाद कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। सो सिंपल सा समझो कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईपीएस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर प्रोसेसर्स एक्सचेंज डेटा, मैसेज और इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर। सिंपल है, ये क्या कर रहे हैं, मैसेज को, डेटा को, इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। यही तो है यहाँ पे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। क्लियर है? अब उसके बाद यहाँ पे हम सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल देखें तो इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे यह प्रोसेसर 1, इसने क्या किया, यहाँ पे डेटा भेजा, ठीक है, सेंड्स डेटा प्रोसेसर 2 के लिए, राइट। तो अब इन दोनों ने क्या किया, यहाँ पे आपस में यहाँ पे कम्युनिकेट किया। कैसे किया? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू, जो यहाँ पे नेटवर्क बना है। जैसे ये देखो, प्रोसेसर अपना यहाँ पे 1 है, प्रोसेसर ए, प्रोसेसर बी। अब इसके बीच में यहाँ पे क्या है, शेयर मेमोरी। इन दोनों ने क्या किया, आपस में मेमोरी को शेयर कर लिया, चाहे इन्फॉर्मेशन शेयर किए हो, चाहे डेटा शेयर किया हो, जो भी हो, तो इनने क्या किया, आपस में शेयर कर लिया। अब देखते हैं कि एक्चुअल में इसकी नीड क्यों है ना। वाई इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन नीडेड, तो इसकी नीड क्यों है? तो सिंपल सा समझिए, कुछ यहाँ पे 4 रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है। सबसे पहला, दे में नीड टू शेयर डेटा। अब हमें डेटा शेयर करना है भाई, हमारे पास यहाँ पे मान लो फिक्स डेटा है, उतना ही डेटा है, तो हमें उसको सारे प्रोसेसर्स में आपस में बांटना पड़ेगा ना। जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो 4 दोस्त हैं, ठीक है, 4 यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं। अब मान लो उनने वो कहीं होटल में गए, ठीक है, उनने यहाँ पे 2-3 आइटम मंगाए, 3 आइटम मंगाए, मान लो अब 4 लोग हैं, 3 आइटम मंगाए, सबको थोड़ा थोड़ा हर चीज यहाँ पे खानी है। तो इनने क्या किया भाई, चारों लोगों ने कुछ यहाँ पे खाया, कुछ यहाँ पे खाया, कुछ यहाँ पे खाया। तो यहाँ पे 4 आइटम थे, आइटम 1, आइटम 2, आइटम नंबर 3। तो तीनों आइटम को 4 लोगों ने शेयर किया आपस में। तो यही तो है डेटा, डेटा को वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो 4 फ्रेंड्स क्या है, 4 प्रोसेसर हैं, और जो यहाँ पे आपके यहाँ पे ये 4 आइटम आए थे, वो क्या है, यहाँ पे अलग अलग डेटा है। तो फिक्स डेटा है, उसको ये क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपस में, है ना, और क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। देन उसके बाद दे मे नीड टू शेयर रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस भी फिक्स हैं भाई। रिसोर्सेस फिक्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लो इनके पास ये प्लेट एक ही है, ये भी है, ये भी है, और यहाँ पे ये फिक्स है 1 2 3, 3 ही आइटम है, फिक्स है ना, रिसोर्सेस फिक्स हैं। इस तरीके से चीजें रहती है। अब यहाँ पे देखो, वन प्रोसेसर में नीड द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय अनदर प्रोसेसर, राइट। यहाँ पे क्या होता है, जो वन प्रोसेसर होता है, तो उसको यहाँ पे नीड रहती है अनदर प्रोसेसर का रिजल्ट यहाँ पे क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे देखा अपन फोर्थ, दे नीड टू कोऑर्डिनेट देयर वर्क। अब सिंपल सी बात है भाई, इनको यहाँ पे जरूरत पड़ती है आपस में कोऑर्डिनेट करने की, आपस में कम्युनिकेट करने की, आपस में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लोड यहाँ पे शेयर करने की, क्योंकि भाई एक ही बंदा पूरा प्रेशर थोड़ी झेल सकता है ना। थोड़ा थोड़ा काम सबको देगा तो उसका काम जल्दी हो जाएगा, और उसको ज्यादा यहाँ पे मतलब ज्यादा काम एक साथ नहीं करना पड़ेगा। ये चीज है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सपोज यहाँ पे सीपीयू 1 है, सीपीयू 2 है, राइट। अब जैसे सीपीयू 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो सीपीयू 1 मस्ट सेंड द रिजल्ट टू सीपीयू नंबर 2, देयरफॉर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, राइट। अगर मान लो यहाँ पे सीपीयू 1 है भाई, इसको यहाँ पे सीपीयू 2 को कुछ यहाँ पे रिजल्ट भेजना है, कुछ यहाँ पे आउटपुट भेजना है, तो उसके लिए फिर कम्युनिकेशन तो जरूरी है ना भाई। जैसे मान लो आप रास्ते से चल रहे हो, ठीक है, दूसरा बंदा आ रहा है, अब सामने वाले बंदे को आपको बताना है कि भाई आगे मत जाना, आगे चेकिंग चल रही है, पुलिस वाला, तूने तो हेलमेट भी नहीं लगाया। तो क्या होगा, इसके लिए कम्युनिकेशन किया ना, कम्युनिकेशन के लिए एक मीडियम यूज किया, जो नॉर्मली अपना मीडियम होता है, ठीक है। सो सिंपल से यही चीज यहाँ पे होती है कि कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे इनको कुछ ना कुछ मीडियम का यूज करना पड़ता है, जो क्या होता है, यहाँ पे इंटर कनेक्शन होता है, इनके बीच में कनेक्शन है, तब तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आपस में, राइट। तो ये चीज यहाँ पे होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अपन मेथड ऑफ इंटर प्रोसेसर्स कम्युनिकेशन, राइट। तो मेथड कौन कौन सी होती हैं इनके कम्युनिकेट करने की। सो सबसे पहले होती है यहाँ पे शेयर मेमोरी।
अब वही सेम चीज है, कॉमन मेमोरी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स, तो यहाँ पे ये अपनी शेयर कर रहे हैं क्या, मेमोरी को, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे होता है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग का मतलब होता है कि भाई एक प्रोसेसर ने क्या किया, मैसेज पास किया दूसरे प्रोसेसर को। तो इसमें क्या हो रहा है, डेटा एक प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर को भेज रहा है ना, तो उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, राइट। तो इस तरीके से कम्युनिकेट हो रहा है ये, है ना। तो सिंपल सा यहाँ पे समझ सकते हैं कि शेयर मेमोरी मतलब प्रोसेसर्स कम्युनिकेट थ्रू कॉमन मेमोरी, वो कॉमन मेमोरी के थ्रू क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। देन उसके बाद मैसेज पासिंग, इसका मतलब होता है प्रोसेसर्स कम्युनिकेट बाय सेंडिंग मैसेज। तो यहाँ पे मैसेज पासिंग का मतलब होता है कि मैसेज पास करके वो यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है। और शेयरिंग मेमोरी का मतलब होता है यहाँ पे कि एक कॉमन मेमोरी का मतलब एक कॉमन मेमोरी को शेयर करके ये क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है एक प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर के साथ में, है ना। अब बेसिकली अपन देखने वाले हैं व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन। अब एक्चुअल में ये सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास टास्क वन ये है, टास्क वन ये है, राइट। और यहाँ पे मेमोरी है मेरे पास, मेमोरी। अब मान लो प्रोसेसर दो है, प्रोसेसर वन, प्रोसेसर नंबर टू। अब इस प्रोसेसर को भी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टास्क एग्जीक्यूट करना है, इसको भी टास्क एग्जीक्यूट करना है, और यहाँ पे शेयर करना है मेमोरी को भी, दोनों को शेयर करना है। अब मान लो अगर एक ही टाइम पे सेम टाइम पे दोनों प्रोसेसर आ गए एकदम से, और इनने बोला कि भाई ये काम तो मुझे करना है, ये काम तो मुझे करना है, तो इससे क्या होगा यहाँ पे, इससे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टनेस हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्टनेस का मतलब होता है कि यहाँ पे ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ जगह खाली रह जाएगी। मान लो एक प्रोसेसर काम करेगा, दूसरा तो खाली रह जाएगा ना, है ना। या फिर एक मेमोरी का यूज करेगा तो दूसरा तो खाली बैठा रहेगा ना, वेटिंग में रहेगा। तो यही चीज यहाँ पे होती है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टनेस, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा है, इजी डेफिनेशन कि सिंक्रोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग मल्टीपल प्रोसेसर सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर करेक्टली विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है भाई, दोनों प्रोसेसर को आराम से समझाया जाता है कि देख भाई एक काम कर, तू यहाँ पे टास्क वन कर ले, तब तक तू मेमोरी को शेयर कर ले, है ना। या फिर तू कोई और टास्क ढूंढ ले, तब तक ये यहाँ पे प्रोसेसर वन ये टास्क कर रहा है, ऐसा यहाँ पे होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े, सिंपल एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लो यहाँ पे CPU वन है एंड CPU टू है, राइट। अब उनको क्या करना है, मेमोरी को यहाँ पे शेयर करना है ना। मेमोरी को क्या करना है, शेयर करना है। तो फिर यहाँ पे अपना काम आएगा कौन किसका, सिंक्रोनाइजेशन का। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे जैसे देखो CPU वन एंड CPU टू बोथ वांट टू अपडेट द सेम मेमोरी लोकेशन, दोनों ही चाहते हैं कि सेम मेमोरी लोकेशन में ये क्या करें, अपडेट करें, ठीक है। सो इफ बोथ एक्सेस एट द टाइम, अगर यहाँ पे दोनों एक ही समय में एक्सेस कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, जो रिजल्ट है वो यहाँ पे गलत भी हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि भाई एक कुछ चेंज करेगा दूसरा कुछ और चेंज कर देगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। इसका मतलब है तो हमें यहाँ पे एक ऐसी चीज की जरूरत है जो यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे समझौता कर सके कि भाई देखो आराम से एक टाइम पे नहीं जाना है, एक टाइम पे जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे मान लो स्टेज है, स्टेज है। अब स्टेज पे क्या होता है, एक टाइम पे एक कोई पर्सन जाता है तो या तो डांस कर रहा है या तो वो सॉन्ग गा रहा है, तो ये चीज यहाँ पे होती है। बट मान लो अगर यहाँ पे एक साथ दो तीन पर्सन चले गए, अब उसने बोला भाई यहाँ पे मैं यहाँ पे गाना गाऊंगा, इसने बोला मैं राष्ट्रीय गीत गाऊंगा, 15 अगस्त आ रहा है ना अभी, इसने बोला मैं राष्ट्रीय गीत गाऊंगा, इसने बोला मैं डांस करूंगा। तो तीनों लोग अगर इसके लिए डांस के लिए अलग गाना बजने लगा, ये अलग यहाँ पे जनगण मन चालू कर दिया इसने, और यहाँ पे इसने कुछ और गाना चालू कर दिया, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सारी चीजें जो आउटपुट मिलना था, मतलब जो एक का यहाँ पे, एक अगर यहाँ पे डांस करता तो वो अपन देखते, एक अगर यहाँ पे सॉन्ग आता तो वो सुनते अपन यहाँ पे, तो तब अपन को अच्छा लगता। अब तीनों लोग एक साथ यहाँ पे कुछ कुछ करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा और यहाँ पे सबका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे एक टीचर होता है, क्या होता है, टीचर होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस को काम कराता है ये, ठीक है। तो ये क्या करके रखता है, इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन करके रखता है, मतलब बोलेगा भाई देख पहले तू आ, फिर तू आ, फिर तू आ, इस तरीके से। तो यही चीज यहाँ पे होती है ना। सो ये सिंपल सा आप डायग्राम बना सकते हो, जिसमें क्या है, यहाँ पे ये प्रोसेसर वन है, ये प्रोसेसर नंबर टू है। अब यहाँ पे क्या करना है, इनको
इस यहाँ पे सेम मेमोरी को यहाँ पे शेयर करना है, रिसोर्सेज को शेयर करना है, तो क्या होगा, सिंपल यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की मैकेनिज्म काम आएगी। वो बोलेगी भाई एक को तू थोड़ी देर के लिए रुक जा, है ना, एक बार में एक को ही यहाँ पे एक्सेस देगी, दोनों को अगर दे देगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो ये यहाँ पे अपनी चीजें होती हैं। अब इसके बाद अपन बात करने वाले हैं सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स के बारे में, कि आखिर सिंक्रोनाइजेशन कितने तरीके से हो सकता है और क्या क्या उसके यहाँ पे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे देखो, सबसे पहला होता है यहाँ पे लॉक, राइट। सो यहाँ पे सिंपल सा समझो, अपना लॉक क्या होता है। लॉक का मतलब ये होता है, ये सिर्फ एक ही प्रोसेसर को एक टाइम पे यहाँ पे अलाउ करेगा किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए, जो मेमोरी है उसको एक्सेस करने के लिए। ये सिंपल सा लॉक होता है। लॉक मतलब ताला लगा दिया, सिंपल सा, ये अपना क्या है, लॉक है। तो यहाँ पे ताला लगा है, ठीक है। अब जिसके पास चाबी है वही जाएगा। तो मान लो इसने एक प्रोसेसर को चाबी दे दी कि भाई तू लॉक खोल, तो ये अंदर चला गया, तो ये सिंपल सा अपना काम हो गया, ठीक है। तो एक बार में एक प्रोसेसर यहाँ पे शेयर कर रहा है, मतलब ये लॉक का काम यही होता है कि सिंक्रोनाइजेशन की टेक्निक में ये काम करता है कि ये क्या करेगा, एक बार में एक प्रोसेसर को ही अलाउ करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे होता है सेमाफोर। अब सेमाफोर का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो सिंपल सा, ये एक यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होती है, जिसमें ये क्या करती है, यहाँ पे कंट्रोल करके रखती है, जो अपने रिसोर्सेस है ना उसके बीच में कंट्रोल रखती है। मान लो रिसोर्सेस इसके पास है ना, जैसे मान लो एक आप कंपनी में गए, ठीक है। अब वो कंपनी यहाँ पे आपको हर दिन के हिसाब से, मतलब यहाँ पे लोगों को किराए से गाड़ी वगैरह देती है, तो वो रिसोर्सेस हैं, गाड़ी वगैरह बहुत सारे रिसोर्सेस हैं उनके पास, है ना। अब वो क्या करेगी, एक बार में एक बंदे को गाड़ी देगी, ऐसा तो है नहीं 2-3 लोग साथ में आएगा, उसने बोला कि भाई यही गाड़ी है, तुम लोग शेयर करते रहना आपस में, ऐसा तो नहीं है भाई। भाई जो मालिक है वही यहाँ पे डिसाइड करेगा कि किसको यहाँ पे पहले मिलेगा, जो पहले आएगा उसको पहले दे देगा। ऐसे ही सेम है, जो पहले सीपीयू यहाँ पे बोलेगा कि मुझे यहाँ पे यूज करना है रिसोर्सेज का, तो पहले उसको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये होता है सेमाफोर, राइट। देन अपना होता है यहाँ पे म्यूटेक्स। इसका मतलब होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो ये भी सेम यहाँ पे अलाउ करता है एक टाइम पे एक ही यहाँ पे प्रोसेसर्स को, राइट, रिसोर्सेज का यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज करने के लिए। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे कम्युनिकेशन वर्सेस यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन। तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। सो सबसे पहले यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है एक्सचेंज द डेटा इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉर्मल सिंपल सा कोई सी भी चीज एक्सचेंज करना ही तो कम्युनिकेशन कहलाता है, राइट। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोसेसर्स, राइट। तो प्रोसेसर्स के बीच में क्या कराना, कोऑर्डिनेट, बातचीत कराना, अरे थोड़ा सा शांति से रहो, ऐसे, है ना, और एक टाइम पे एक ही चीज यूज करो। ये सिंपल सा कौन बोलता है, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें 3 तरीके से अपन यहाँ पे सिंक्रोनाइज करते हैं, लॉग, देन उसके बाद अपना सेमाफोर और यहाँ पे म्यूटेक्स, राइट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो ये ऊपर मैंने बता दिया आपको। देन यहाँ पे सबसे पहले कम्युनिकेशन में क्या होता है, हेल्प प्रोसेसर शेयर इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू ही प्रोसेसर एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। देन यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे कि प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब यहाँ पे एक बार में यहाँ पे 2-2 4-4 प्रोसेसर ना आ जाए रिसोर्सेज का यूज करने के लिए, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे अगर हो गया तो दिक्कत वाली बात है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट्स करता है, मतलब रोकता है कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन को। देन उसके बाद यहाँ पे यूजेस शेयर मेमोरी मैसेज पासिंग। तो यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे मैस कम्युनिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे मैसेज अपना पास होता है या फिर शेयर मेमोरी होती है, राइट, एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। देन यहाँ पे क्या होता है, ये मैंने जो प्रोसेस बताई आपको, इन प्रोसेस का यूज होता है, मतलब लॉक, सेमाफोर्स और यहाँ पे म्यूटेक्स, राइट। तो इनका यूज होता है किसके लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ताकि ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन आ ही ना पाए, है ना। तो यहाँ पे इसका मेन फोकस होता है डेटा एक्सचेंज पे, और इसका यहाँ पे मेन फोकस होता है कोऑर्डिनेशन पे, मतलब उनके बीच में अच्छे से बातचीत होती रहे, यहाँ पे दो मतलब मल्टीपल सीपीयू के बीच में, है ना, ऐसा ना हो कि कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन आ जाए। तो ये चीज अपना यहाँ पे डिफरेंस हो जाएंगे कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन के बीच में। अब देखो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे मेमोरी इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। अब एक्चुअल में ये मेमोरी क्या है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में क्या बोल रहे हैं अपन, ठीक है, तो ध्यान से समझो, अपन समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे, व्हाट इज मेमोरी इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो यहाँ पे देखो, इन अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसर्स नीड टू एक्सेस एंड शेयर डेटा। मेमोरी कैन मेनली बी ऑर्गेनाइज्ड इन 2 ways, राइट।
तो यहाँ पे सिंपल सा क्या होता है, देखो मेमोरी दो तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है। जब यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं या फिर एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है कि शेयर्ड मेमोरी, देन सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। तो दोनों चीज़ें अपन यहाँ पे समझने वाले हैं कि शेयर मेमोरी क्या है और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी क्या है। सबसे पहले बात करें अगर यहाँ पे शेयर मेमोरी के बारे में, तो शेयर मेमोरी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स क्या कर रहे हैं, कॉमन मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे CPU 1, CPU 2, CPU 3, ये क्या कर रहे हैं, कॉमन मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं ना। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है और कुछ भी नहीं है। सो ऑल प्रोसेसर्स कैन रीड एंड राइट डेटा इन द शेयर मेमोरी, राइट। तो यहाँ पे जो शेयर मेमोरी इनके बीच में हुई है, जो जिस मेमोरी को इन्हें शेयर किया है, उसी के बीच से ये क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, जैसे मान लो 3 दोस्त हैं, ठीक है, 3 क्या है यहाँ पे, फ्रेंड्स हैं, राइट। अब देखो क्या हुआ, इन लोगों ने यहाँ पे ये लाइब्रेरी गए। अब लाइब्रेरी के अंदर इनने देखा कि भाई इनको चाहिए मान लो जावा की बुक। किसकी, जावा की बुक चाहिए। अब जावा की एक ही बुक है उनके पास। तो उनने क्या बोला कि एक काम करो तुम लोग, इन तीनों मतलब इस जावा की बुक को तीनों तुम लोग शेयर कर लो आपस में। एक दिन तुम पढ़ना, एक दिन तुम पढ़ना, ऐसे करके कर लो। तो इसने क्या किया, यहाँ पे जावा की बुक ले ली, है ना, इन लोगों ने जावा की बुक ले ली और ये क्या कर रहे हैं, शेयर कर। तो क्या होगा, ये इस बुक से क्या कर सकते हैं, केवल यहाँ पे रीड कर सकते हैं या फिर कोई डेटा ले सकते हैं, यहाँ पे यही चीज़ कर सकते हैं, राइट। तो एक दिन में यहाँ पे अपना कोई सा एक दोस्त पढ़ेगा, दूसरे दिन दूसरा पढ़ेगा, तीसरे दिन तीसरा पढ़ेगा। तो यही चीज़ हो रही है, क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, है ना। ऐसी CPU शेयर करते हैं किसको, मेमोरी के साथ, यहाँ पे डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को, ये चीज़ अपनी यहाँ पे रहती हैं। सो इस तरीके से अपना आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, मेमोरी को शेयर करते हैं, ये कनेक्शन होता है इनके बीच में। यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जांपल सिंपल से दिया है यहाँ पे, जैसे मान लो डेटा क्या है, 100 है। अब इस डेटा को यहाँ पे क्या करना है, एक्सेस करना है CPU 1 को और CPU 2 को, राइट। तो दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर करेंगे डेटा को, है ना, और यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे आराम से, राइट। देन उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो क्या होते हैं। अब किसकी बात हो रही है, शेयर मेमोरी, उसमें क्या एडवांटेज है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे इजी डाटा शेयरिंग बहुत इजी हो जाती है। देन उसके बाद यहाँ पे इजी कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर्स के बीच में कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत ही इजी हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे ऑल प्रोसेसर्स कैन एक्सेस कॉमन डेटा। तो यहाँ पे जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे मैंने बोला कि डेटा क्या है, 100 है, तो जितने भी प्रोसेसर्स होंगे, जितने CPU होंगे, वो क्या करेंगे, इसको कॉमन डेटा को एक्सेस करेंगे। जैसे 3 दोस्त हैं, उनने क्या किया, जावा की बुक को यहाँ पे आपस में शेयर किया। तो अब क्या करेंगे, तीनों लोग थोड़ा थोड़ा करके, एक एक दिन करके उसको पढ़ेंगे, है ना, या फिर कोई मान लो PDF बना लेगा फ्यूचर के लिए, राइट। तो मतलब अपने अपने हिसाब से वो चीज़ें कर रहे हैं। तो वही चीज़ होती है कि CPU, मल्टीपल CPU हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, मतलब शेयर कर रहे हैं आपस में, राइट। कॉमन डेटा है अपने पास। अब इसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें, इफ मैनी प्रोसेसर्स ट्राई टू एक्सेस द मेमोरी एट द सेम टाइम। अगर यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसर्स सेम टाइम में मेमोरी को एक्सेस करते हैं, राइट, तो मेमोरी एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट, तो क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आप बैंक के अंदर हो, है ना, बैंक के अंदर हो। अब बैंक के अंदर एकदम से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है, और यहाँ पे काउंटर एक ही है। तो भाई यहाँ पे ये एक टाइम पे एक बंदे का ही काम कर सकता है ना। तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग आ गए, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे भीड़ मच गई और उनके बीच में लड़ाई होने लगी कि नहीं पहले मैं जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा। तो ये क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब वहाँ पे क्या होगा, कुछ काम हो ही नहीं पाएगा, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है। बहुत सारे अगर प्रोसेसर आ गए, हमारे पास मेमोरी एक है, तो एक टाइम पे एक ही यूज़ कर सकता है। तो अगर बहुत सारे यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन आ जाएगी। तो उसकी वजह से फिर अपना क्या होगा, सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, कोई सी चीज़ काम नहीं करेगी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की मतलब रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसमें अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इनके बीच में मैनेज करते हैं। मतलब गार्ड वाला आया, गार्ड वाला क्या कर रहा है, सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। इसने बोला भाई सब यहाँ पे लाइन में लग जाओ या तो सब बाहर हो जाओ। तो फिर क्या किया इनने, एक एक करके पूरे लाइन में लग गए। तो फिर क्या होगा, एक बार में एक ही बंदे का यहाँ पे काम होगा। सिंपल से ये अपना यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेकंड टाइप, जो कि होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो अपने प्रोसेसर्स होते हैं ना, जैसे ये है अपना प्रोसेसर 1,
प्रोसेसर 2, प्रोसेसर नंबर 3। तो इनके पास क्या होता है, इनकी पर्सनल मेमोरी होती है, मतलब एक लोकल मेमोरी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, इनकी एक लोकल मेमोरी होती है। तो उससे क्या करते हैं, आराम से यहाँ पे जो भी इनको चाहिए होता है उसका यहाँ पे यूज कर लेते हैं, मतलब मेमोरी का यूज कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रोसेसर्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू अ इंटरकनेक्शन नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे देखो इंटरकनेक्शन नेटवर्क, राइट, ये तो इसका डायग्राम लिखा हुआ है। सो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे कनेक्शन के थ्रू इंटरकनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे ये यहाँ पे आपका डायग्राम दिख रहा होगा आपको, इसमें क्या है, यहाँ पे सबके पास यहाँ पे मान लो ये लोकल मेमोरी है, इस तरीके से क्या है इनके पास, यहाँ पे लोकल मेमोरी है, जैसे ये लोकल मेमोरी, ये लोकल मेमोरी, ये लोकल मेमोरी, ये भी। तो यहाँ पे आपस में इनके बीच में क्या है, इंटरकनेक्शन नेटवर्क बना हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं, जो प्रोसेसर्स हैं अलग अलग, है ना। अब इसके एडवांटेज क्या है, किसके एडवांटेज की बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के एडवांटेजेस के बारे में। तो देखो क्या एडवांटेज होते हैं, सबसे पहला यहाँ पे एडवांटेज होता है यहाँ पे कि ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन मेमोरी, हर एक प्रोसेसर के पास इसकी लोकल मेमोरी होती है। देन उसके बाद लेस मेमोरी एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब यहाँ पे भाई अगर आपके पास मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे दो दोस्त हैं, ठीक है, दो यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स हैं, अब उनके पास यहाँ पे अलग अलग, वो मान लो यहाँ पे रूम शेयर करके रहते हैं, उनके पास अलग अलग मोबाइल है, ठीक है, अलग अलग क्या है, मोबाइल है। तो अब एक फ्रेंड अपना, मतलब एक दोस्त अपने इस मोबाइल का यूज करेगा, दूसरे दूसरे मोबाइल का यूज करेगा, तो इनके बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लो क्या हुआ, दोनों ने आधे आधे पैसे लगाए और एक मोबाइल खरीदा, जैसे तैसे करके एक मोबाइल इनने खरीदा। अब क्या होगा, मान लो तभी एक को यूज करना है, तभी दूसरे को यूज करना है। एक ने बोला कि मुझे अभी गेम खेलने का मन हो रहा है, और एक ने बोला नहीं मुझे पढ़ना है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। तो यही चीज रहती है कि अगर इनके पास लोकल खुद का मोबाइल होगा ना, तो यहाँ पे लड़ाई नहीं होगी। वही चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन नहीं आएगी, कब, जब यहाँ पे लोकल मेमोरी होगी, सबके पास लोकल मेमोरी होगी, तो दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। फिर यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये इसका डिसएडवांटेज है, क्या, communication between processors is more difficult between they may need to access data stored in the another processor's memory, right? सो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो देखो सबके पास अलग अलग यहाँ पे पर्सनल मोबाइल है। अब मान लो कोई तीसरा बंदा आ गया, इसने बोला कि भाई तू मुझे अपना मोबाइल देगा क्या, मतलब एक फ्रेंड से बोला तू मोबाइल देगा क्या, मुझे थोड़ा सा कुछ काम है। तो ये फिर यहाँ पे मना करेगा, बोलेगा भाई मेरा मोबाइल है, मैं क्यों दूं तुझे। तो यही चीज यहाँ पे होती है, डिफिकल्टी होती है अगर यहाँ पे एक प्रोसेसर को किसी और प्रोसेसर के यहाँ पे लोकल मेमोरी को एक्सेस करना हो, है ना, या फिर यूज करना हो, तो यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती है, राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ अपने डिफरेंस है बिटवीन शेयर मेमोरी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। तो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है, सबसे पहले यहाँ पे है कॉमन मेमोरी इज यूज्ड, जो शेयर मेमोरी होती है उसमें कॉमन मेमोरी यूज होती है, और यहाँ पे एक लोकल मेमोरी होती है ना, हर एक प्रोसेसर के पास में। देन इसमें क्या होता है, शेयर मेमोरी में डाटा शेयरिंग इन इजियर, राइट, तो यहाँ पे डाटा शेयरिंग क्या होता है, इजी होता है ना। देन इसमें क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में, इसमें यहाँ पे अगर डाटा शेयर करना है तो यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन की मतलब जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे मान लो आपको किसी और का मोबाइल यूज करना है, तो आप उससे बात करोगे ना कि भाई थोड़ी देर के लिए मोबाइल यूज कर सकता हूँ क्या, तो अब उसकी मर्जी है भाई उसको देना है कि नहीं देना। यही चीज प्रोसेसर के साथ होती है, कोई अलग प्रोसेसर आ गया, उसने बोला है कि यार तुम मेमोरी यूज करने दोगे क्या, तो उसने भाई उसकी मर्जी है, उसको अगर यहाँ पे वो बिजी होगा या फिर यूज कर रहा होगा तो वो मना कर देगा। यही चीज यहाँ पे रहती है, तो कम्युनिकेशन जरूरी रहता है। देन उसके बाद यहाँ पे मेमोरी एक्सेस कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट, तो इसमें क्या होता है, शेयर कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन आएगी, जैसे वो बैंक में हुआ था, भीड़ लग गई थी, है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की इतनी कंडीशन नहीं आएगी, क्योंकि सबके पास पर्सनल लोकल मेमोरी है, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे ये सिंपलर प्रोग्राम होता है, इसका कॉम्प्लेक्स होता है। इस तरीके से आप सिंपल सा समझ सकते हो। तो क्या समझा हमने कि शेयर मेमोरी क्या होती है, वन कॉमन मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में क्या होता है, सबके पास, सारे प्रोसेसर्स के पास लोकल मेमोरी होती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि होता है अपने यहाँ पे कैश कोहेरेंस। अब कैश कोहेरेंस क्या होता है, सिंपल सा समझो, जैसे यहाँ पे देखो ये मेरे पास सीपीयू 1 है, ये मेरे पास सीपीयू नंबर 2 है, दो सीपीयू हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, एक मैन मेमोरी है, यहाँ पे मैन मेमोरी है, मैन मेमोरी, इसमें एक्स की कुछ वैल्यू है, मान लो इसमें एक्स की वैल्यू है 10, ठीक है। अब इनके पास इनकी पर्सनल मेमोरी है,
राइट, जिसको लोकल मेमोरी हम बोलते हैं। तो इसने क्या किया, दोनों ने इस वैल्यू को शेयर किया, एक्सेस कर लिया और अपनी कैश मेमोरी के अंदर रख लिया, है ना। तो इसने x की वैल्यू रख ली 10, इसने भी x की वैल्यू रख ली 10, राइट। अब क्या हुआ, मान लो जो अपना CPU वन है इसने x की वैल्यू 10 से बदल के 20 कर दी, है ना। अब अगर 20 कर दी तो भाई यहाँ पे तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्यों, क्योंकि आपने शेयर किया यहाँ पे सेम मेमोरी, मतलब यहाँ पे देखो वैल्यू आपने सेम शेयर की बट आप लोगों के पास अलग अलग वैल्यू है, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। तो फिर क्या होगा, जो यहाँ पे कैश कोहेरेंस होता है ना, ये क्या करता है, ये एक एक तरीके से समझो एक प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, प्रोटोकॉल। सो किस चीज का प्रोटोकॉल होता है, ये क्या करेगा, जैसे मान लो CPU वन ने x की वैल्यू 20 कर दी, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, CPU टू के पास जो x की वैल्यू 10 थी उसको अपडेट कर देगा, उसको भी 20 कर देगा। तो यहाँ पे ये सेम वैल्यू यहाँ पे दोनों के पास हो जाएंगे, बस यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो आराम से, है ना। तो सिंपल आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कैश कोहेरेंस क्या होता है। अब देखो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे रिस्क एंड सिस्क क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एग्जाम में आता भी है ना। तो ये अच्छे से देख लेना, इसका डायग्राम थोड़ा सा याद करना, राइट। सो सबसे पहले व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है कोई सी भी कमांड, राइट। तो यहाँ पे देखो एन इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड गिवन टू द प्रोसेसर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई प्रोसेसर को ऐड टू नंबर्स, या तो मूव डेटा या फिर लोड डेटा, तो ये क्या है, कमांड्स है, छोटी छोटी कमांड्स होती है, राइट। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे अपना प्रोसेसर है तो वो जनरली दो मेन तरीके से क्लासिफाइड होता है ना, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। पहला होता है अपना यहाँ पे रिस्क, दूसरा होता है सिस्क, राइट। अब रिस्क क्या होता है, सिस्क क्या होता है, दोनों अपन देखेंगे, फिर डिफरेंस भी देखेंगे दोनों में। सो ये होता है अपना रिस्क। अब देखो क्या होता है, सिंपल सा समझो, रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, है ना। रिस्क यूजेस अ स्मॉल सेट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शन, मतलब रिस्क क्या करता है, स्मॉल सेट्स का यूज करता है और सिंपल इंस्ट्रक्शंस का यूज करता है। मतलब मैंने बोला कि यहाँ पे क्या करना है, आपको A+B करना है, तो ये रिस्क कर लेगा क्योंकि बहुत ही सिंपल सा काम है, प्लस तो ये करना है दो नंबर्स को, तो ये आराम से कर लेगा, है ना। सिंपल जो टास्क होते हैं उसको ये कर लेता है। तो रिस्क क्या होता है यहाँ पे, सिंपल सा समझे तो लेस इंस्ट्रक्शन और यहाँ पे प्लस सिंपल इंस्ट्रक्शन, जो यहाँ पे छोटी इंस्ट्रक्शन होती है और बहुत सिंपल होती है उसको ये यहाँ पे परफॉर्म करता है, राइट। अब यहाँ पे इसके कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो रिस्क के। तो सबसे पहला होता है यहाँ पे स्मॉल इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, देन सेकंड यहाँ पे सिंपल इंस्ट्रक्शन को ये क्या करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। देन इसके बाद फास्टर एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि सिंपल सिंपल काम करेगा तो भाई जल्दी हो जाएगा ना, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे सिंपल हार्डवेयर डिजाइन होता है इसका। फिर यहाँ पे मोर रजिस्टर्स का यूज करता है ये, है ना, मोर रजिस्टर्स होते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे जनरली फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन, राइट। तो जनरली इसकी लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है। देन यहाँ पे सुटेबल फॉर एफिशिएंट पाइपलाइन। अब एफिशिएंट पाइपलाइन क्या होता है, ये पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट अभी अपन समझेंगे, है ना। अब देखो इसका सिंपल सा डायग्राम देख लो, ये इसका डायग्राम होता है। यहाँ पे क्या है, अपना रिस्क आर्किटेक्चर है, ये मेन मेमोरी आ गई मेरी। अब बस आपको यहाँ पे याद रखना है, इनके बीच में आपस में कनेक्शन होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन केस होता है ना। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अपना डेटा कैश होता है। देन यहाँ पे क्या होता है, डेटा पाथ होता है। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना हार्डवेयर रहता है इसमें, बट यहाँ पे क्या होता है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, सिंपल हार्डवेयर डिजाइन रहता है। सो यहाँ पे हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट यहाँ पे रहता है, ठीक है। इस तरीके से इसका क्या है, सिंपल सा डायग्राम है ना, आप आराम से बना सकते हो। अब बात करें हम यहाँ पे सिस्क के, राइट। तो अब सिस्क का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब इसका मतलब है, नाम से ही सिंपल हो रहा है, ये क्या करेगा, लार्ज ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, है ना। तो सिंपल वर्ड में बोलूं तो सिस्क क्या है, मोर इंस्ट्रक्शंस प्लस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, प्लस यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होती है उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मान लो मैंने बोला आपको करना है A+B डिवाइड बाय यहाँ पे C, फिर आपको डिवाइड करना है यहाँ पे क्या D से, कुछ इस तरीके से, मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन दे दी। तो भाई रिस्क क्या बोलेगा, रिस्क बोलेगा ना भाई मेरे से नहीं होगा, इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर क्या होगा, सिस्क बोलेगा अरे तू जा रे मैं कर लूंगा इसको। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे सिंपल सा अपना सिस्क इसको कर लेगा, क्योंकि उसको आदत है भाई कॉम्प्लेक्स काम करने की, है ना। अब यहाँ पे इसके भी अपन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं।
सो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट को ये क्या करता है, सॉल्व करता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करता है, फिर इसका जो यहाँ पे हार्डवेयर डिजाइन होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। देन इसके बाद वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस आर कॉमन, कॉमन होती है। देन उसके बाद यहाँ पे के सिंगल इंस्ट्रक्शंस कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन, एक ही इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फिर यहाँ पे फ्यूवर इंस्ट्रक्शंस मे बी नीडेड टू परफॉर्म आर टास्क, तो कुछ ही इंस्ट्रक्शंस की यहाँ पे जरूरत पड़ती है यहाँ पे कुछ टास्क करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से है, एंड यहाँ पे आप समझ सकते हो ये इसका क्या है, सिंपल सा डायग्राम है। तो सबसे पहले यहाँ पे है अपना सिस्क आर्किटेक्चर, है ना, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, राइट। तो यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये मेन मेमोरी अपनी, ये कैश मेमोरी है, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा पाथ ये अपना ये है, कंट्रोल यूनिट यहाँ पे है, और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट यहाँ पे। इस तरीके से आप यहाँ पे देख लेना, एक बार बना लेना, है ना। सो आराम से आपको यहाँ पे क्या है पता चल जाएगा कैसे बनाते हैं, राइट। अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं बिटवीन रिस्क एंड सिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और चीजें पता चल जाएंगी, सेम वही डिफरेंस है जो अभी अपन ने बात की। रिस्क क्या है यहाँ पे, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म ये होता है। देन यहाँ पे ये होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। देन यहाँ पे होता है स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट, यहाँ पे लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट, सिंपल इंस्ट्रक्शन, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। ये फास्ट सिंपल एग्जीक्यूशन करता है, क्योंकि भाई छोटे से काम करेगा तो जल्दी तो कर ही लेगा ना। फिर यहाँ पे ये क्या होता है, एग्जीक्यूशन कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स। देन यहाँ पे सिंपल हार्डवेयर, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर, यहाँ पे मोर रजिस्टर्स, यहाँ पे क्या होता है कम रजिस्टर्स होते हैं। देन यहाँ पे फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शंस आर कॉमन, यहाँ पे वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस आर कॉमन। यहाँ पे फिक्स लेंथ होती है और इंस्ट्रक्शन कॉमन होती है, यहाँ पे वेरिएबल की लेंथ और इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, कॉमन होती है, ठीक है। देन यहाँ पे पाइपलाइन इज इजी, मतलब पाइपलाइनिंग क्या होती है, इसमें इजी होती है, और इसमें क्या होती है कॉम्प्लेक्स होती है। इस तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हो दोनों के बीच में, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं पाइपलाइनिंग के बारे में। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, पाइपलाइनिंग होती क्या है। सो व्हाट इज पाइपलाइनिंग, पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक in which the execution of an instruction is divided into different stages, जिसमें क्या होता है कोई सा भी इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है, एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर प्रोसीड एट द सेम टाइम डिफरेंट स्टेजेस, राइट। तो क्या होता है देखो, पाइपलाइनिंग का मतलब ये है कि एक ही बार में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को क्या कर देता है, ये एग्जीक्यूट करने को अलाउ कर देता है, मतलब सेम टाइम में मल्टीपल काम, ऐसा है, राइट। तो यहाँ पे इसका कुछ फ्लो होता है, ये देखो सिंपल सा फ्लो होता है। सबसे पहले फैच, देन डिकोड, फिर एग्जीक्यूट और स्टोर। सबसे पहले फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा मतलब उसको समझेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट में स्टोर कर देगा, राइट। तो यहाँ पे ये चीज होती है। यहाँ पे जैसे ये सीपीयू है अपना, ठीक है, इंटेल का सीपीयू है। फिर यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ, राइट। तो इसमें क्या होगा देखो, इस तरीके से चलता है। सबसे पहले इसने फैच किया, फिर डिकोड किया, फिर यहाँ पे क्या किया, एग्जीक्यूट किया और लास्ट में स्टोर कर दिया, राइट। तो यहाँ पे चेक करेंगे सिंपल सा, मतलब स्टोर करने के बाद अगर सारा एग्जीक्यूशन हो गया होगा तो रुक जाएगा अपना ऐप पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ पे ये सिंपल सी स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। सबसे पहले होती है फैच, देन डिकोड, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट और यहाँ पे मेमोरी एक्सेस और यहाँ पे राइट बैक। तो इस तरीके से अपनी चीजें रहती हैं, ठीक है। सो आराम से फैच का मतलब क्या होता है, फैच करना, भाई प्रोसेसर फैच करेगा मेमोरी से कोई भी इंस्ट्रक्शन को। डिकोड का मतलब होता है उसको अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा उसको। फिर एग्जीक्यूट का मतलब होता है ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो जो भी ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म करेगा। फिर यहाँ पे मेमोरी एक्सेस का मतलब वो यहाँ पे होता है कि वो क्या करेगा, यहाँ पे मेमोरी में एक्सेस करेगा ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्या अपने यहाँ पे राइट बैक, इसका मतलब होता है कि रिजल्ट क्या होगा, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो ये 5 चीजें अपनी यहाँ पे होती है जनरली। इसका ये देखो डायग्राम है। तो क्या हो रहा है, 5-5 इंस्ट्रक्शन एक साथ काम कर रही है। ये देखो 5-5 इंस्ट्रक्शन एक साथ काम कर रही है। आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे IF मतलब यहाँ पे फैच, फिर आप लिख सकते हो डिकोड, फिर एग्जीक्यूट। इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। तो ये जो मैंने आपको बताया ना ऊपर, अगर आपको ये नहीं लिखना है डायग्राम में जो है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे IF फैच, देन यहाँ पे डिकोड, फिर यहाँ पे EX एग्जीक्यूट, फिर यहाँ पे मैम मतलब मेमोरी में एक्सेस करेगा, फिर यहाँ पे स्टोर, तो WB। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप बना लेना आराम से, है ना। चलो अब इसके बाद यहाँ पे देखो विथ पाइपलाइनिंग, तो ये चीजें रहती हैं हर एक साइकिल में। पहला साइकिल में फैच हुआ, दूसरे में फैच के साथ डिकोड, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा तीसरे साइकिल में, फिर यहाँ पे मेमोरी में अगर रिक्वायर्ड है एक्सेस करने की तो वो, फिर यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है।
ये चीज रहती। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते एक बार। तो सबसे पहला यहाँ पे एडवांटेज हो जाएगा इंक्रीज इंस्ट्रक्शंस थ्रूपुट, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो बहुत सारी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाती हैं, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे है इम्प्रूव सीपीयू परफॉर्मेंस, सीपीयू की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। देन उसके बाद मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कैन बी प्रोसेस साइमल्टेनियसली, तो एक ही साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाती है। फिर यहाँ पे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसर रिसोर्सेज, राइट। तो यहाँ पे रिसोर्सेज का बहुत ही बेटर यूटिलाइजेशन होता है, यूज होता है। अब देखो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की बात करें, सबसे पहला होता है पाइपलाइन हैजर्ड्स कैन ऑकर। इसका मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल उसका पाइपलाइन का फ्लो है वो बिगड़ सकता है ना। पाइपलाइन का फ्लो बिगड़ जाएगा कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे 2 सीपीयू है, एक अपना सीपीयू 1 है, एक अपना सीपीयू नंबर 2 है। इसने यहाँ पे कोई सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, पाइपलाइनिंग के थ्रू। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका रिजल्ट अगर मुझे यहाँ पे यूज करना है तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे इसके फ्लो में दिक्कत आ जाएगी फिर, है ना। तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच इंस्ट्रक्शंस कैन डिस्टर्ब द पाइपलाइन, मतलब यहाँ पे जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन होती है वो ब्रेक कर सकते। जैसे मान लो मुझे पहला काम ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है, मैंने पहला तो ये किया, दूसरा मैं जंप कर गया इस पे, तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई ना, यही चीज है यहाँ पे। देन उसके बाद थर्ड है यहाँ पे हार्डवेयर एंड कंट्रोल बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, तो हार्डवेयर और जो कंट्रोल्स होता है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये सिंपल सी चीज है अपनी यहाँ पे। तो पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एग्जाम के लिए इजी डेफिनेशन है कि पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक इन विच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इज डिवाइडेड इनटू स्टेजेस सो दैट मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कैन बी प्रोसीड साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट स्टेजेस, राइट। तो सिंपल से क्या होता है, पाइपलाइनिंग क्या है, एक टेक्निक है जहां पे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करके, साइमल्टेनियसली एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस यहाँ पे हो सकती हैं, राइट। सो ये सिंपल सा पाइपलाइनिंग मतलब यहाँ पे डिवाइड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इनटू स्टेज प्लस प्रोसेस मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। होप आपको यहाँ पे पूरा वन शॉट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमने सारे यहाँ पे टॉपिक्स को कवर कर लिया यूनिट 5 के, है ना। और हाँ, अगर आपने पीवाई के सॉल्यूशन परचेस नहीं किया है तो फटाफट से जाओ एंड सॉल्यूशन परचेस कर लो, राइट। थैंक यू वेरी मच।